चलो जी बेटा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। बेटा डायरेक्टिंग के अपने आप में 4 एलिमेंट है, ठीक है जी। और 4 एलिमेंट के नाम क्या क्या है बेटा? सबसे पहले सुपरविजन, देन मोटिवेशन, देन लीडरशिप एंड देन कम्युनिकेशन, ठीक है। 4 एलिमेंट है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे विद कम्युनिकेशन सबसे पहले, सबसे लास्ट एलिमेंट और सबसे लेंदी। जितना तीनों एलिमेंट में मिलाकर मटेरियल है उतना अकेले कम्युनिकेशन में। जब कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा बेटा तो समझ लेना चैप्टर हाफ खत्म हो गया, बचेगा हाफ, ठीक है जी। चलो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कम्युनिकेशन। चलो पहले कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बताता हूं बाबू, एक बात समझकर चल लेना। बिजनेस स्टडीज के हिसाब से कम्युनिकेशन वन वे नहीं होता, वन वे नहीं होता। सेंडर ने रिसीवर को कोई बात कही, रिसीवर को सेम सेंस में बात को समझना है, एज वेल एज अपना रिस्पॉन्स भी देना है। अगर आप रिस्पॉन्स निकाल दोगे बेटा इसमें से और सेंडर रिसीवर को कोई बात कह रहा है, ये कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन हमेशा टू वे है, दोनों तरफ से चलेगा। सेंडर रिसीवर को कोई बात कहेगा, वो समझेगा उस बात को, एज वेल एज उसका रिस्पॉन्स देगा, उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेगा, तब जाकर खत्म होता है कम्युनिकेशन, ठीक है जी। अभी समझेंगे कम्युनिकेशन को और डिटेल, पहले कम्युनिकेशन के एलिमेंट, ठीक है जी। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम बनाने के बाद मैं एलिमेंट खुद समझाऊंगा आपको। बेटा ये 8 एलिमेंट लिखे हैं, ये कम्युनिकेशन के एलिमेंट है। सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक और नॉइस, ठीक है जी। बाबू इन सारे एलिमेंट को पहले हमने सबसे अच्छे से समझना है, ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत क्लियर होगा, ठीक है जी। सबसे पहली बात है सेंडर कौन, इसका सिंपल सा मीनिंग है, सिंपल सी बात है। सेंडर कौन होता है बेटा? वन हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज सेंडर। जिसने कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है वो सेंडर है, ठीक है जी, समझ में आ गया। एक बात ये भी बता देता हूं बेटा, आधे बच्चों को दिमाग में ये भी मिथ होता है ये तो बहुत इजी टॉपिक है तो पेपर में खुद बना के लिख देंगे, छोड़ो ना। अगर बेटा इसमें अब ठीक लैंग्वेज नहीं लिख पाए तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। लैंग्वेज शुड बी स्टैंडर्डाइज, ठीक है जी। चलो मैसेज की बात करते हैं। मैसेज क्या चीज है बेटा? द आइडिया, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर, गाइडलाइन और any message intended to be communicated or any material intended to be communicated as message. The idea, feeling, suggestion, order, guideline or any material intended to be communicated as message. हो सकता है बेटा sender is the superior और उसके दिमाग में हो अभी एक आइडिया हो कि हम एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सोच रहा है, विचार कर रहा है, तो बेटा वो मैसेज है। समझ आई बात? ठीक है। एनकोडिंग बेटा इस मैसेज को वर्ड्स देना, एनकोड बेटा मैसेज को वर्ड्स देना, सिंबल देना, डायग्राम देना, फ्लो चार्ट देना इज एनकोडिंग। लेकिन सबसे पहले एक फर्क समझ लो, एनकोडिंग हमेशा सेंडर करने वाला है और डीकोडिंग हमेशा रिसीवर करने वाला है, यह बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। देखो अगर एनकोडिंग की लेंथ बढ़ाना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, द आइडिया, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर, गाइडलाइन, या ऐसे लिख दो, कन्वर्टिंग द आइडिया, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर, गाइडलाइन इनटू द वर्ड्स, सिंबल, एक्शन, डायग्राम, फ्लो चार्ट इज एनकोडिंग। बात समझ में आई? या ऐसे लिख दो बेटा, कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू द वर्ड, सिंबल, एक्शन, डायग्राम, फ्लो चार्ट। और अगर लेंथ बड़ी करनी है मैसेज को ही पहले एक्सप्लेन कर दो, कन्वर्टिंग द आइडिया, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर, गाइडलाइन इनटू द वर्ड, सिंबल, एक्शन, फ्लो चार्ट, डायग्राम। बात समझ में आई? बेटा आपके दिमाग में आइडिया था,
आपने क्या करा, सबऑर्डिनेट को बुलाकर आइडिया समझाना शुरू कर दिया, उस आइडिया को वर्ड दे दिए, बेटा वो आपने एनकोडिंग कर दी। समझ आई बात? मीडिया बाबू, मीडिया क्या होता है? द मीडियम, पैसेज और रूट थ्रू विच कम्युनिकेशन प्रोसेसेस टेक प्लेस। कोई भी मीडियम जिसके थ्रू कम्युनिकेशन चल रहा है, हो सकता है बेटा इट मे बी अ ईमेल, इट मे बी अ टेलीफोन कनेक्शन, इट मे बी अ लेटर, मे बी अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो बेटा ये हो सकता है मीडिया, द मीडियम, पैसेज और रूट थ्रू विच कम्युनिकेशन इज टेकन प्लेस। ठीक है जी, आगे बढ़ो। डीकोडिंग, डीकोडिंग कौन करने वाला है? रिसीवर। बेटा अब एक बात समझो, एनकोडेड मैसेज को कन्वर्ट करना इनटू द लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल बाय द रिसीवर इज डीकोडिंग। देखो आप मान लो कोई सबऑर्डिनेट है बेटा, सबऑर्डिनेट इंग्लिश सुन तो सकता है पर इंग्लिश में रिप्लाई नहीं कर सकता, इंग्लिश समझ लेता है थोड़ी बहुत ही। बेटा सुपीरियर ने क्या करा बेटा, जो वर्ड्स दिए वो इंग्लिश के वर्ड दे दिए अपने आइडिया को। सबऑर्डिनेट क्या कर रहा है बेटा, सुन रहा है और उसको धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहा है इनटू हिंदी और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, ये डीकोडिंग कर रहा है वो। समझ आई बात? कन्वर्टिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू द लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल बाय द रिसीवर इज डीकोडिंग। समझ आया? एनकोडेड मैसेज को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जिसमें रिसीवर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, उसको बोलते हैं डीकोडिंग। ठीक है, अभी तक 5 बातें कर ली हमने, 5 ओके हैं तो बड़े आगे। रिसीवर कौन है? जिसके लिए पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो रिसीवर है। रिसीवर इज द पर्सन टू होम मैसेज हैज बीन सेंट। वही पर्सन तो है बेटा जिसको मैसेज भेजा जा रहा है, रिसीवर ही तो वो पर्सन है जिसके लिए पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस था। ठीक है जी, इतनी बात ओके। अभी मैंने एक बात बोली थी बेटा, अगर ये स्टेप नहीं लिख कर आते आप कम्युनिकेशन में तो मिलेगा 0, 0/0। बेटा फीडबैक को ना निकाल देना। फीडबैक क्या है? इट इज द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर इज अ फीडबैक। ठीक है ना? सेंडर ने रिसीवर को कोई बात बोली, रिसीवर ने आगे से रिस्पॉन्स दिया, वही फीडबैक है। ये निकल गया तो बेटा कम्युनिकेशन नहीं रहा। ये इतनी बात ओके। नॉइस, ये क्या है बेटा? अब एक पहले मेरी बात को समझना, मैंने डायग्राम में एनकोडिंग के साथ जोड़ दिया नॉइस को। ये एनकोडिंग इसके साथ जोड़ा हुआ है नॉइस को, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी ऐसा जोड़ा हुआ है। लेकिन बेटा जब मैटर पढ़ते हो, नॉइस किसी भी स्टेज पर हो सकता है कम्युनिकेशन की, किसी भी स्टेज पर, जरूरी नहीं है एनकोडिंग के साथ, तो कहीं पर भी हो सकता है। नॉइस होता क्या है बेटा? बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बाबू लेट्स सपोज मीडिया इज टेलीफोन कनेक्शन, नेटवर्क का चला जाना इज नॉइस। कुछ समझ नहीं आया, बात क्लियर ही नहीं हो पाई है। समझ आई बात? पक्का से? ठीक है, नॉइस किसी भी स्टेज पर हो सकता है, बस ये बात ध्यान रख लेना। नॉइस मतलब हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन या बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैं आपको बता देता हूं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इनमें से यही है। इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, बहुत सारा मैटर पढ़ने वाले हैं इसके ऊपर। ठीक है जी, चलो जी बेटा, इतनी बात समझ में आई। कम्युनिकेशन 2 वे है 1 वे है? 2 वे है। रिसीवर को भी बोलना पड़ेगा, काम तो नहीं चलेगा ना ऐसा। बेटा हेरोल्ड कुंट्ज ने डेफिनेशन दी कम्युनिकेशन की। क्या डेफिनेशन दी? कम्युनिकेशन इज द, अभी आप मेरी तरफ देखो बेटा, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। बेटा देखो, कम्युनिकेशन में ना 2 बातों का होना बहुत जरूरी है। सेंडर ने रिसीवर को कोई बात बोली और रिसीवर ने आगे से बोल दी, ये भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ सही मायने में। तो बेटा सेंडर ने रिसीवर को बात बोली, रिसीवर को सेम सेंस में समझना है जिस सेंस में सेंडर समझाना चाहता था, और फिर जाकर रिस्पॉन्स देना, यहां पर कम्युनिकेशन पूरा होगा। 2 बातें हैं, सेम सेंस में भी समझना है और रिप्लाई भी करना है आपको। बात समझ आई? कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर with the information being understood by the receiver। बात ओके इतनी? ठीक है, कम्युनिकेशन का मीनिंग समझ में आया, कम्युनिकेशन के एलिमेंट समझ में आए। बेटा प्रोसेस आपको खुद पढ़नी है,
6 स्टेप दिए हुए हैं प्रोसेस में, यही सब एलिमेंट का जिक्र किया हुआ है और कुछ भी नहीं। पहले बताया कि बेटा सेंडर कन्वर्ट करेगा अपनी आइडिया फीलिंग सजेशन को वर्ड्स में, फिर बेटा क्या होगा उसको किसी मीडिया के थ्रू पास ऑन करने की कोशिश करेगा रिसीवर के पास, रिसीवर उसको डीकोड करेगा और फीडबैक देगा, कम्युनिकेशन खत्म। ऐसे करके प्रोसेस लिखी हुई है। एलिमेंट समझ में आ गए तो प्रोसेस में कुछ नहीं है। ठीक है जी, अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बैरियर्स या नॉइस या बोलो हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ कम्युनिकेशन। बेटा बैरियर 4 तरीके के आपके कोर्स में, और उनमें भी बेटा कुछ मिला मिलो के 25 को एक हेडिंग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बैरियर्स करने हैं। सबसे पहले सिमेंटिक बैरियर। लो जी, समझने की कोशिश करते हैं क्या होते हैं सिमेंटिक बैरियर। बेटा सिमेंटिक बैरियर हमेशा रिलेट करते हैं या तो एनकोडिंग से या बेटा डीकोडिंग से। अभी आप सामने देखना बेटा, बहुत काम की बात है बेटा। सिमेंटिक बैरियर, बैरियर 4 तरीके के, पहले एक की बात कर रहे हैं, सिमेंटिक बैरियर की बात कर रहे हैं। ये या तो रिलेट करेंगे एनकोडिंग से या डीकोडिंग से। गड़बड़ यहां पर है या तो यहां पर है, और कहीं नहीं है। यानी कि बेटा हो सकता है आइडिया फीलिंग सजेशन दिमाग में था, सेंडर वर्ड ही नहीं दे पाया सही, सेंडर ने एक्शन से समझाने की कोशिश करी, एक्शन ही नहीं समझ में आया रिसीवर के। या बेटा आपने तो सही वर्ड दिए लेकिन रिसीवर सही कन्वर्ट नहीं कर पाया उनको। गलती या तो आपकी या तो आपकी, या तो सेंडर की तरफ से गड़बड़ है या रिसीवर की तरफ से गड़बड़ है। ठीक है, बात समझ में आई? स्टार्ट करें बेटा। 6 हेडिंग है जो हमने सिमेंटिक बैरियर में पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग जो सेकंड नंबर पे आपके नोट्स में लिखी है वो समझा रहा हूं, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। अभी मेरी तरफ देखने की कोशिश करना, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। बेटा देखो, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब निकलने वाले हैं। एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब होता है। एक एग्जाम्पल भी दिया है बेटा, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ज्वेलरी, तो बेटा यहां पर मेरा वैल्यू से मतलब प्राइस है। मैं बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लर्निंग कंप्यूटर स्किल्स, तो यहां पर मेरा मतलब इंपॉर्टेंस है। और मैं बोलूं आई वैल्यू आर फ्रेंडशिप, तो मेरा यहां पर वैल्यू का मतलब है कद्र करने से है। ठीक है ना, एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब है। बेटा हो सकता है सेंडर ने कम्युनिकेट करते टाइम एक ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया जिसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं, उसने मतलब किसी और सेंस में समझाना था, रिसीवर ने समझा अच्छा वैल्यू कह रहा है, उसने लेट्स सपोज यूज करा वैल्यू को प्राइस के टर्म्स में, और आप समझ के बैठ रहे हो इंपॉर्टेंस की टर्म्स में। तो बेटा क्या आप सेम सेंस में कम्युनिकेशन को समझ पाए जिस सेंस में सेंडर समझाना चाहता था? नहीं, आ गया बैरियर। यही तो बैरियर है कम्युनिकेशन में। मैंने बोला ना 2 बातें का होना बहुत जरूरी है, सेम सेंस में भी तो समझना जरूरी है तभी तो रिप्लाई करोगे। सेम सेंस में ही नहीं समझे तो आ गया बैरियर। दिस इज सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। बात ओके। थर्ड वन इज फॉल्टी ट्रांसलेशन। आपके नोट्स में हेडिंग है थर्ड वन, मेरे हिसाब से भी सेकंड। ठीक है बेटा हेडिंग का नाम है फॉल्टी ट्रांसलेशन। मैंने आपको यूट्यूब पे एक वीडियो भी भेजी थी ना ग्रुप में लास्ट टाइम, याद है आपको? फॉल्टी ट्रांसलेशन, राहुल गांधी, याद है बेटा? राहुल गांधी को साउथ में किसी जगह पर पब्लिक मीटिंग लेनी थी, तो बहुत ऑडियंस थी, बहुत ऑडियंस। अब जो उनकी लोकल लैंग्वेज है राहुल गांधी उसको नहीं जानता था, लेकिन वहां का लोकल नेता तो जानता था। तो राहुल गांधी ने उसको एज अ ट्रांसलेटर खड़ा कर दिया। ठीक है, और क्या कर रहा है बेटा? इंग्लिश में बोल रहा है, उसको कह रहा है लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बोलो। देखो एक सिंपल सी बात है बेटा, अगर सेंडर और रिसीवर, मैं लिखा नहीं हुआ, अगर सेंडर और रिसीवर दोनों एक लैंग्वेज में इक्विप नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको ट्रांसलेटर चाहिए। सिंपल सी बात बेटा, सेंडर जानता है इंग्लिश, रिसीवर जानता है हिंदी, आपको बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में इक्विप हो बहुत अच्छे से। अगर मैं बोलूं ट्रांसलेटर ही आपने ऐसा अपॉइंट कर दिया जो दोनों लैंग्वेजेस में इक्विप नहीं है, एक को बहुत अच्छे से जानता है, एक को बहुत अच्छे से नहीं जानता, तो क्या हो जाएगा बेटा? सबऑर्डिनेट के पास मैसेज सही पहुंचेगा ही नहीं, पक्का गड़बड़ हो जाएगी। और ऐसा ही हो रहा था बेटा उस स्पीच में भी, अभी भेज दूंगा 5 मिनट के बाद दोबारा। ऐसा ही हो रहा था उस स्पीच में भी, राहुल गांधी इंग्लिश में फटाफट बोल रहा था। अब मैं पक्का से जो मुझे एनालाइज हुआ कि वो जो नेता था बेटा वो लोकल लैंग्वेज में अच्छे से इक्विप था, लेकिन बेटा वो इंग्लिश में बहुत अच्छे से इक्विप नहीं था।
उसने कुछ बातों को ट्रांसलेट किया भी ठीक, लेकिन बेटा 10 बार उसने राहुल गांधी से कहा होगा पार्डन, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, 10 बार से ज्यादा उस एक अकेली स्पीच में, ठीक है ना। और हो सकता है बेटा लोकल लैंग्वेज तो हमें भी नहीं समझ आई, वहां की साउथ की लैंग्वेज, क्या पता उसने सही ट्रांसलेट किया भी कि नहीं, ये भी किसको पता है। यही है बेटा फॉल्टी ट्रांसलेशन। अगर आपका ट्रांसलेटर भी दोनों लैंग्वेजेस में इक्विप ना हो तो कभी मैसेज को सेम सेंस में ना तो डिलीवर किया जा सकता ना समझा जा सकता। समझ आई बात? ओके है बात? अच्छा एक बात बताओ, जब हमारे देश से कोई ऐसे देश में जाता है जो बेटा दूसरी लैंग्वेजेस को बोलते ही नहीं है, जस्ट लाइक चाइना, जापान, चाइना और जापान, वो तो कहते हैं हमारे से ट्रेड करना है कर लो, हमारे से बात करनी है हमारी लैंग्वेज में करनी पड़ेगी, हम इंग्लिश भी नहीं बोलेंगे, क्लियर कट मना उनके अपनी भाषा के लिए लेकर इतना प्यार है उनको, वो कहते हैं हम नहीं बोलेंगे इंग्लिश, चाइनीज में बात करनी है तो आ जाना, जापानीज में बात करनी है तो आ जाना। मैं बोलता हूँ इंडिया से पीएम साहब जा रहे हैं चाइना, क्या होगा बेटा, आपको ट्रांसलेटर हमेशा साथ में ले जाना पड़ता है बेटा, जो दोनों लैंग्वेजेस में इक्विप हो, आपकी लोकल लैंग्वेज में और बेटा चाइनीज में। और मैं बोलूँ अगर दोनों में इक्विप ना हो वो, तो बेटा गड़बड़ कर जाएगा वो, ठीक है ना, पता लगे दोनों देश में युद्ध स्टार्ट हो गया एक दिन बाद ही। ठीक है जी, बात समझ में आई पक्का से? नेक्स्ट हेडिंग बेटा, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? टेक्निकल जार्गन, वो तो फिफ्थ, अच्छा अनक्लैरिफाइड अजम्पशन है पहले हेडिंग, है ना, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, बहुत काम की बात। चलो जी देखते हैं बेटा, अभी सामने देखो, सामने अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, इसमें हम एनसीईआरटी का एग्जांपल ही उठाएंगे, बहुत बड़े एग्जांपल है। देखो क्या होता है बेटा, कई बार सेंडर रिसीवर को कोई बात बोलता है और बेटा कई चीजें क्लियर नहीं करता बात बोलते टाइम, और आप अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी आप ऐसा करते हो पक्का, और बाद में कहते हो मैंने सोचा तू समझ गया, मैंने तो सोचा तू समझ जाएगा यार, तू तो बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा, कुछ नहीं समझा तू, ठीक है ना बेटा। तो कई बार सेंडर भी ऐसा कुछ बोल देता है बेटा और क्लियर नहीं करता, रिसीवर सेम सेंस में समझ नहीं पाता और वो बैरियर क्रिएट हो जाता है। एक एग्जांपल एनसीईआरटी का बेटा, सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को बोला कि हमारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं और आपने क्या करना है, उनका ध्यान रखना है, लुक आफ्टर सम गेस्ट। और वो इतना कहकर चला गया, सुपीरियर को कहीं काम चाहना था, सबऑर्डिनेट ने कहा अच्छा ध्यान रखना है। देखो जब सुपीरियर ने बोला ना लुक आफ्टर सम गेस्ट, तो सुपीरियर के दिमाग में क्या है, उसने तो अच्छा मैंने बोल तो दिया ध्यान रखना है, ध्यान रखने से मेरा मतलब है ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखा जाए, उनके अकोमोडेशन का ध्यान रखा जाए, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाए, ट्रैवलिंग का ध्यान रखा जाए। उसके दिमाग में तो ये चल रहा है कि जब मैंने बोल दिया ध्यान रखने को, सब चीज का ध्यान रखेगा सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट को समझ नहीं आया ध्यान कैसे रखना है, उसने क्या उनको रिसीव किया एयरपोर्ट से और उनको छोड़ाया होटल, कहता ध्यान रखना है, होटल वाले बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, चलो छोड़ा। क्या बेटा रिसीवर सेम सेंस में मैसेज को समझ पाया जैसा सेंडर समझाना चाहता था? नहीं बेटा, यही तो है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। बेटा सेंडर के दिमाग में एक ऐसी अजम्पशन चल रही थी जो उसने क्लैरिफाई नहीं करी रिसीवर को। आपके दिमाग में चल रहा है अच्छा मैंने बोल दिया ध्यान रखना तो ध्यान रख लेगा, उसको क्लैरिफाई करना था आपको कि कैसे ध्यान रखना, ठीक है ना। रिसीवर उस अजम्पशन को सेम सेंस में नहीं समझ पाया और बैरियर क्रिएट हो गया। और बताओ नॉर्मल जिंदगी में ऐसा बहुत बार होता है, आप किसी को कुछ बोलते हो, आप कहते हो अरे मैंने सोचा तू समझ ही गया होगा यार, तू समझा नहीं था बात को, छोड़, 2 दिन बाद पता लगता है समझा ही नहीं था सेम सेंस में। ठीक है जी, बात ओके। फिफ्थ बेटा आपके नोट्स में फिफ्थ हेडिंग है, मेरे हिसाब से फोर्थ हेडिंग है टेक्निकल जार्गन्स। बड़े काम की बात, टेक्निकल जार्गन। बेटा कई बार क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड लोग, कुछ एक्सपर्ट लोग वाइल टॉकिंग विद द अनस्पेशलाइज्ड पीपल, जो एक्सपर्ट नहीं है उनसे बात करते टाइम कुछ टेक्निकल चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आप एक्सपर्ट बन चुके हो, आप एमबी हो, ठीक है, आप मैनेजर हो या आप सीईओ किसी ऑर्गेनाइजेशन के, आपने बहुत सारी टेक्निकल टर्म पढ़ी हैं अपनी एमबीए के दौरान, लेकिन आप सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हो अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में, उन्होंने तो नहीं पढ़ी ना, वो अनपढ़ है या वो 10वीं 12वीं पढ़े हुए, उन्होंने कौन सी एमबीए कर ली है। बेटा आप अगर क्या करोगे, अपनी टेक्निकल चीजों का टर्म्स का इस्तेमाल करते चले जाओगे, सामने वाले को कुछ समझ में आएगा, यही बैरियर का क्रिएट करना, ठीक है ना।
आपको एक सिंपल फीवर होता है, डॉक्टर 10 नाम बताता है, फीवर भी 10 तरीके के, आपको कहता है क्या लेना देना यार छोड़, क्योंकि आपको क्या समझ में आने वाला है, वो आपकी बीमारी का नाम लिखता है, आपको क्या समझ आ रहा है, छोड़ यार क्या है जो भी है, सीधी सी बात है, ठीक है ना बेटा। यही है टेक्निकल जार्गन, बैरियर क्रिएट हो जाता है, सेम सेंस में कभी बात को नहीं समझ पाते आप, ठीक है जी, बात ओके, इतनी बात ओके है तो बढ़े आगे बढ़े बेटा। आपके नोट्स में 6th हेडिंग बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, बड़े काम की बात। देखो हमेशा एक बात बोली जाती है, अगर आप चाहते हो कम्युनिकेशन ठीक हो तो आपके स्पोकन वर्ड्स और आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके जेस्चर्स में क्या होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। मतलब जो बोल रहे हो वही आपकी बॉडी बोल रही है, वही आपकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है, हार्मनी होनी चाहिए। और अगर हार्मनी नहीं होगी ना बेटा तो बैरियर क्रिएट हो जाएगा। मेरे को भी सोचना पड़ता है इसको, एग्जांपल को बोलते टाइम, अगर मैं किसी को कह रहा हूं यस यस, तो क्या हार्मनी है? नहीं। रिसीवर कंफ्यूज क्या कहना चाहता है, भाई यस कहना चाहता है या नो, या नो। आप किसी को कह रहे हो नो, मेरे साथ भी होता है बैच में, मैं कहता हूं समझ में आ गया, अच्छे कहते हैं यस, कभी ऐसे भी कर देंगे। मैंने कहा यार क्या कह रहा है बता दे, आया कि नहीं, रिपीट करो। तो बेटा ये है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। आपके स्पोकन वर्ड्स और आपकी बॉडी लैंग्वेज में हार्मनी होनी चाहिए, तभी रिसीवर को बात सेम सेंस में क्लियर हो सकती है। अगर इनमें हार्मनी नहीं है तो बेटा इट विल क्रिएट अ बैरियर, रिसीवर नहीं समझ पाएगा आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। चलो बेटा अब पहली हेडिंग, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। चलो जी करते हैं बात बेटा। यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड, ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड, इनएडिक्वेट वोकैबुलरी। अब सुन लो ये तीनों बातें, यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड, ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड। बेटा आप किसी से बात कर रहे थे, काम का वर्ड गलत लिख दिया, यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड, या बेटा काम का वर्ड छोड़ ही दिया, या आपकी वोकैबुलरी खराब है। इन तीनों से भी कुछ हुआ ना बेटा, इन तीनों में से कुछ भी, तो बेटा मैसेज जो पहुंचेगा रिसीवर के पास वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में पहुंचेगा। वो कोई मीनिंग थोड़ी निकाल सकता उस मैसेज से, या सेम मीनिंग थोड़ी निकाल सकता है जैसा आप चाहते थे। व्हाट्सएप पे भी कर देते हैं हम गलतियां, पर इसमें व्हाट्सएप का एग्जाम्पल मत लिखा ना बिल्कुल भी, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है। ईमेल लिखोगे चलेगा, दौड़ेगा, लेटर लिखोगे तब भी दौड़ेगा, फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी ओके है, बस व्हाट्सएप और मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर कहीं लिख के आ रहे हो पिट जाओगे, ठीक है जी। बात ओके, 6 बैरियर ओके। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग की हमने बात करी। फिर हमने बात करी क्या, फॉल्टी ट्रांसलेशन की, देन अनक्लैरिफाइड असम्पशन, देन बेटा टेक्निकल जार्गन एंड बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। कोई रिपीट करना है तो बताओ, सिंपल है, बढ़े आगे। देन बेटा नेक्स्ट टाइप ऑफ बैरियर इज साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, और बढ़िया है ये बहुत बेटा। साइकोलॉजिकल बैरियर, अब एक बात सुनना, सिमेंटिक बैरियर रिलेट करते थे एनकोडिंग एंड डिकोडिंग से, बेटा साइकोलॉजिकल बैरियर किससे रिलेट करते हैं? साइकोलॉजिकल बैरियर बेटा रिलेट करेंगे स्टेट ऑफ माइंड से, मैं यहीं लिखता हूं, स्टेट ऑफ माइंड से रिलेट करेंगे। वो किसी का भी हो सकता है बेटा, इट मे बी ऑफ सेंडर और इट मे बी ऑफ रिसीवर। बेटा नाम ही क्या है, साइकोलॉजिकल, किससे रिलेट करता है? मेंटल स्टेट से आपकी, क्या हो सकता है सेंडर की वजह से है, रिसीवर की वजह से है, ठीक है ना। वैल्यूज की कमी, मैच्योरिटी की कमी, और समझ लो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, किसी चीज को सुनने की बस सुनना ही नहीं, इग्नोर कर रहे हो, ये चीजें आपकी स्टेट ऑफ माइंड से रिलेट करते हैं। या आप बेटा बहुत बिजी हो, बहुत गुस्से में हो, एंगर में सही बात सुनाई थोड़ी देती है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण साइकोलॉजिकल बैरियर के, ठीक है। रिलेट हमेशा किससे करेगा? स्टेट ऑफ माइंड से। इट मे बी ऑफ सेंडर, इट मे बी ऑफ रिसीवर। ये बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, सब अपने दिल पे ले रहे हैं, हाँ ऐसा तो होता ही है, ठीक है। हाँ जी बेटा सबसे पहली हेडिंग क्या है इसमें? प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। बहुत काम की बात, बहुत काम की बात, मैं समझाऊंगा आप कहोगे बहुत जल्दी से समझ आया। प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन क्या होता है बेटा? कई बार सेंडर को, कोई रिसीवर को कुछ समझाने की कोशिश करता है, ठीक है, और रिसीवर इतना इम्पेशेंट है, इतना इम्पेशेंट है, कहता है बस बस हाँ समझ आ गया, अरे मैं समझ गया तो क्या कहना चाह रहा है,
बेटा मैं एक बात बताने की कोशिश करता हूं, मान लो किसी लोकेशन पे आप पहले कभी गए हो, ठीक है, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि कहीं काम जाना है, आपने कहा यार मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को बता ये एड्रेस कहां पड़ेगा, मैंने कहा वहां जाएगा, उसके बाद आ जाएगा, हाँ समझ गया समझ गया समझ गया, मैं पहले गया हूं, ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा अब एक बात को समझने की कोशिश करो, हो सकता है आपको वहां जाकर वो एड्रेस मिले ही ना, मैं आगे कुछ और भी बताना चाह रहा हूं। यही है प्री मैच्योर इवैल्यूएट कर लेना चीजों को, सुन तो लेते, क्या बेटा बाद में जाकर आप सेम सेंस में मैसेज को समझ पाए जैसा सेंडर बताना चाहता था, नहीं समझ पाए, यही तो प्री मैच्योर इवैल्यूएट करना है, ठीक है ना। ये बेटा रिसीवर का स्टेट ऑफ माइंड था, जो बहुत इंपेशेंट था, जो सुनना ही नहीं चाहता, ठीक है ना, स्टेट ऑफ माइंड से रिलेट करता है साइकोलॉजिकल बैरियर, बात ओके, ठीक है जी। सेकेंड वन इज लैक ऑफ अटेंशन, लो जी ये मेरे साथ रोज होता है, मेरे साथ रोज होता है लैक ऑफ अटेंशन। बेटा लैक ऑफ अटेंशन क्या होता है, जब आप किसी वर्क में प्री ऑक्यूपाइड होते हो ना, तो बेटा आपको किसी की बात समझ नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती, रात के 1 घंटे फोन चलाने बैठ गया हूं मैं, ठीक है जी, लेट्स सपोज कुछ भी चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, ठीक है जी, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूं मैं, घर वाले पूछ रहे खाना, सुनाई नहीं दिया मुझे, एक बार में तो सुनाई देता ही नहीं पक्का, उन्होंने दोबारा पूछा खाना, मुझे सुनाई नहीं दिया, तीसरी बार लाग खाना खाना है। बेटा ऐसा रोज होता है मेरे साथ, लैक ऑफ अटेंशन। देखो एक बात समझने की कोशिश करो, जब आप प्री ऑक्यूपाई होगे ना किसी चीज में, तो शायद आप मैसेज को सेम सेंस में समझ भी ना पाओ, अगर सुन भी रहे हो तो सेम सेंस में नहीं समझ पाओगे। एक एग्जांपल देती है एनसीईआरटी, मैंने अपने नोट्स में भी मेंशन किया है। बेटा बॉस इज प्री ऑक्यूपाइड इन सम पेपर वर्क, बॉस अपने कैबिन में बैठा हुआ है और पेपर नहीं मिल रहा, कोई बड़ा काम का पेपर है और उसका बॉस मंगा रहा है वो पेपर, वो पागलों की तरह ढूंढ रहा है, इतने में सबऑर्डिनेट एंटर करता है, सर मैं आ जाऊँ, मैं कम इन, तो उसने कहा ठीक है आ जाओ। वो बता रहा है कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, मुझे छुट्टी चाहिए, वो बोल ही जा रहा है और बॉस लगा हुआ है, प्री ऑक्यूपाइड है, वो पेपर ढूंढ ही जा रहा है, ठीक है। उसको बाद में बस ये सुनाई दिया छुट्टी चाहिए और उसको डांट डूट के भेज दिया, उसको ये नहीं पता कि उसके घर में कितनी परेशानी चल रही है, वो उसको सुनाई नहीं देगी कभी। और ऐसा आपके साथ भी होगा बेटा, कभी प्रिंसिपल रूम में जाओगे वो भी प्री ऑक्यूपाई होंगे, कभी सेम सेंस में मैसेज समझ ही नहीं आता फिर, ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना बेटा, ये लैक ऑफ अटेंशन। अगर किसी की बात को सेम सेंस में समझना है तो आपको उसको अटेंशन देनी पड़ती है बेटा, अटेंशन नहीं दोगे कभी सेम सेंस में बात समझ आ भी नहीं सकती। क्या क्लियर हूं मैं इस बात को लेकर, ठीक है। थर्ड वन इज लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। बेटा इस हेडिंग में 2 बातें, लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर रिटेंशन अलग बात है, चलो करते हैं बात। बेटा लॉस बाय ट्रांसमिशन ये क्या चीज है बेटा, देखो ट्रांसमिट में एरर है, ट्रांसमिशन में एरर कर गए आप, ट्रांसमिट में एरर कर गए। ट्रांसमिट क्या होता है समझने की कोशिश करना। बेटा कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंफॉर्मेशन को मल्टीपल लेवल तक प्रोसेस होना, या और भी लेवल हो सकते हैं, ठीक है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन में 10-10 लेवल भी हो सकते हैं। बेटा इंफॉर्मेशन को यहां से चलना है, यहां जाना है, यहां से चलना है, यहां जाना है, यहां से चलना है, यहां जाना है, यहां से चलना है, आगे जाना है, बहुत सारे लेवल को क्रॉस करते हुए जाना है। और बेटा जनरली दिस काइंड ऑफ एरर टेक प्लेस इन ओरल कम्युनिकेशन, नॉट इन अ रिटन फॉर्म। जनरली ये ऐसी गलतियां, लॉस बाय ट्रांसमिशन, हमेशा ऐसी गलतियां ओरल कम्युनिकेशन में होती है, कभी रिटन फॉर्म में नहीं होती ऐसी गलतियां, ठीक है जी। अब बेटा ओरल फॉर्म में मैसेज चला, यहां से चली 20 बातें, यहां पहुंची 20 बातें, इसने क्या करा आगे पहुंचाई 19, दिमाग में नहीं रही, इसने पहुंचाई 18, पहुंचते पहुंचते पहुंचती 15, 5 काम की बातें छूट गई, आ गया बैरियर। इसी का नाम है लॉस बाय ट्रांसमिशन। बेटा देखो जनरली आप देखते हो अगर कोई आपकी क्लास तक कोई नोट पहुंचाना होता है तो प्रिंसिपल से हमेशा रिटन फॉर्म में आता है, पता है ना, नोटिस हमेशा रिटन फॉर्म में आता है। आपकी क्लास में जो भी क्लास टीचर होती है अनाउंस कर देती है, या आपका क्लास मॉनिटर अनाउंस कर देता है उसको, ठीक है ना। मैं बोलता हूं बेटा 5 मिनट रह गए छुट्टी को और डीएम की तरफ से कोई मैसेज आया, शायद स्कूल की लीव है या कुछ भी कह लो, ठीक है, और अब रिटर्न फॉर्म में निकालना पॉसिबल नहीं था। उन्होंने भागा दौड़ी करके वाइस प्रिंसिपल को बोला कि सारी क्लास में मैसेज पहुंचाओ। उन्होंने बहुत सारी टीचर को कम्युनिकेट करा, लेकिन बेटा 1-2 क्लास ऐसी होगी जहां पहुंच ही नहीं पाया मैसेज। ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं, ये ऑरल कम्युनिकेशन में ही होती है, रिटर्न में कभी नहीं होंगी, ये भी बात समझ लेना, सिर्फ ऑरल कम्युनिकेशन में गलतियां होंगी,
समझ आई बात? ये है लॉस बाय ट्रांसमिशन। जब बेटा इंफॉर्मेशन को मल्टीपल लेवल से जाना है और ओरल कम्युनिकेशन है तो कई बार काम की इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर लेवल पर ही छूट जाती है। ठीक है जी, बात ओके, बढ़े आगे बेटा। इसके बाद है, अभी ये हेडिंग कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि इस हेडिंग में 2 वर्ड थे, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। बेटा रिटेनिंग पावर पुअर है, और एक बात बताऊं, हम उसी चीज को रिटेन कर पाते हैं जो हमारा इंटरेस्ट है। यकीन मानना बेटा, अगर आपको लगता है ना आपको बहुत प्यार है बिजनेस स्टडीज से तो बहुत रिटेन रहती है, बहुत। अगर हमें लगता है ना मैथ्स से मुझे बहुत डर लगता है, मेरी नफरत है मैथ्स, कभी याद रहेगी भी नहीं, शर्त लगा लो आज। आपको सिर्फ वही चीज याद रहती है जो आपके इंटरेस्ट की बात है। ठीक है ना, मेरे साथ भी है। ठीक है, ये भी मेरे साथ रोज होता है। लो समझा ही देता हूं आपको अपना एग्जाम्पल, तभी खुश हो गए आप। ठीक है, घर वाले बोलते हैं ये वाली दाल लेनी है, दाल का नाम भी नहीं पता, खैर मेरे को, कोई दाल लानी है और इतने ग्राम लानी है। ठीक है, या पाइया लानी है या 1.5 पाइया लानी है। अब ठीक है जी, रिटेनिंग पावर पुअर, मेरा इंटरेस्ट का मैटर नहीं है। दुकान तक पहुंचते पहुंचते भूल गया कौन सी दाल थी कितने ग्राम थी, दोबारा कॉल, कौन सी दाल थी अब दोबारा बताओ, कितनी क्वांटिटी में लानी थी ये भी दोबारा बताओ। बेटा अपने, और इंटरेस्ट की बात 9th क्लास से लेकर आज तक के किसी भी पेपर के नंबर पूछ लो वो सब बता दूंगा, मेरे इंटरेस्ट की बात है। 9th क्लास से याद है बेटा, 2 मिनट में भूल जाता हूं दाल वाली बात, मेरे इंटरेस्ट की बात नहीं है ना। ठीक है जी, बात समझ में आई? रिटेनिंग पावर पुअर होना, और वो हम उन चीजों को जनरली रिटेन नहीं कर पाते जो हमारा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है जी, पक्के से? चलो जी, ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। थर्ड टाइप ऑफ बैरियर इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अच्छा डिस्ट्रस्ट है क्या? अच्छा ठीक है, ये भी समझ लो। डिस्ट्रस्ट बेटा देखो, अगर रिसीवर और सेंडर में ट्रस्ट नहीं है ना तो कभी मैसेज को ओरिजिनल सेंस में नहीं समझा जा सकता। अपने दिल पे मत लेना, ठीक है? अगर सेंडर और रिसीवर में ट्रस्ट नहीं है तो मैसेज को कभी ओरिजिनल सेंस में नहीं समझा जा सकता। मैं भी एक एग्जांपल देता हूं इसके लिए, ठीक है? बाबू भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो, मैं बोलता हूं एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है? एक्टिवा पूरी खत्म हो गई, ठीक है? और आपको भी थोड़ी बहुत चोट आ गई और आप पहुंच गए घर पर, ठीक है? टूटी हुई एक्टिवा लेकर, अब पड़ता है गालियां तो बहुत पड़नी है, और चाहते ही अपनी मम्मी के सामने की एक्सीडेंट हो गया और बहुत तेज चला रहा था सामने वाला, 2 और लगेंगे, तू ही चला रहा होगा तेज, तेरी गलती होगी, पक्की बात है। बेटा अगर सेंडर और रिसीवर में ट्रस्ट नहीं है तो कभी मैसेज को ओरिजिनल फॉर्म में समझा नहीं जा सकता, कुछ भी कर लो आप। डिस्ट्रस्ट एग्जाम्पल बहुत बढ़िया बढ़िया इसके ये मैंने बहुत छाट छाट के सोचे हुए हैं बात ओके हमने, वैसे आप दिल पे भी ले सकते हो, वहां से ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। खैर बढ़ो आगे। बेटा थर्ड टाइप ऑफ बैरियर इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है? और ये 5 है, ठीक है? ये भी बहुत बढ़िया है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, एक बात समझने की कोशिश करना, इसमें ना 4th हेडिंग है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले 4th हेडिंग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो सेम ही है। बेटा देखो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है और बेटा ओरल फॉर्म में जाना है इंफॉर्मेशन को, पक्की बात है कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन छूट जाएगी। लॉस बाय ट्रांसमिशन और कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल लेवल्स हैं, और कम्युनिकेशन भी ओरल फॉर्म में हो रहा है, तो पक्का कोई ना कोई बात रह जाएगी कहीं ना कहीं, और वो भी काम की बात। ठीक है जी, पक्का से बात क्लियर है। थर्ड हेडिंग है स्टेटस। बेटा स्टेटस क्या होता है? देखो एक बात बताता हूं, स्टेटस का मतलब होता है वंस रैंक और पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक इंसान की रैंक क्या है, पोजीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? और एक बात सिंपल सी है बेटा 2 लोग जो डिफरेंट रैंक पे काम करते हैं, डिफरेंट पोजीशन पे काम करते हैं, वो कंफर्टेबल फील नहीं करते एक दूसरे से कम्युनिकेट करते टाइम। एक बात बताओ बेटा, डीएम कितना को कंफर्टेबल फील करेगा हवलदार के सामने? क्या वो कम्युनिकेट कभी करना चाहता है? वो बेटा चाहता है मेरे औहदे के ही बंदे हों, एसएसपी से बात करेगा पक्का।
अगर बेटा डीआईजी को कोई बात चाहिए वो समझाएगा भी, डीजीपी को बात चाहिए समझाएगा, उसके लेवल के आदमी है। वो इंस्पेक्टर से बात करना चाहता है, वो कहता है नहीं भाई मैं क्यों बात करूंगा इससे। दो डिफरेंट लेवल पर काम करने वाले लोग कभी फ्री फील नहीं करते बेटा बात करने को, और यही कम्युनिकेशन का बैरियर है, स्टेटस। ठीक है ना। मुकेश अंबानी कितने को एम्प्लॉय से बात करना चाहता है? एक से भी नहीं। सिंपल सी बात यह है बेटा, यही तो बैरियर है। दो डिफरेंट रैंक पर काम करने वाले लोग कभी एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, फ्री फील ही नहीं करते कभी। ठीक है जी, पक्का से। चलो बढ़ते हैं आगे बेटा। फर्स्ट हेडिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। लो जी समझने की कोशिश करते हैं इसको भी। बेटा ये बात वैसे हमने पढ़ ली है जब हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके की पॉलिसी ले सकती है, एक सेंट्रलाइजेशन और एक डिसेंट्रलाइजेशन। ये इट इज अप टू यू। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है बेटा, डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड और फ्यू हैंड्स, मतलब सब कुछ टॉप लेवल नहीं करना है बेटा, सारे डिसीजन टॉप लेवल के हैं, आपका कोई रोल नहीं है। यही होता है सेंट्रलाइजेशन में, डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड और डिसीजन मेकिंग पावर इन फ्यू हैंड्स, कुछ भी कह लो, यही होता है सेंट्रलाइजेशन। बेटा जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी सेंट्रलाइजेशन है ना, वहां बात करने के लिए टाइम होता ही नहीं है, सिंपल सी बात ही है। तो बैरियर तो बहुत दूर की बात है, आपके पास टाइम ही नहीं होगा। आपको सारे डिसीजन लेने हैं, यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लान वो आपका जिम्मा, पॉलिसी फ्रेमिंग वो आपका जिम्मा, ऑब्जेक्टिव सेट करना वो तो आपका जिम्मा है ही है, रूल्स रेगुलेशन को देखना, स्ट्रेटजीज को देखना, ये सब आपका जिम्मा। ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद रिसोर्सेज परचेज हुई हैं कि नहीं वो भी आपका जिम्मा, मशीनरी आई कि नहीं वो भी आपका जिम्मा, ह्यूमन रिसोर्स आपका जिम्मा, हर चीज आपका जिम्मा है। इवन ऑर्गेनाइजेशन में साफ सफाई हो भी रही है कि नहीं वो भी आप ही का जिम्मा है। सेंट्रलाइज लेवल पे इतने बुरे हाल हो जाते हैं। बेटा आप एक बात बताओ, ऐसे केसेस में कम्युनिकेट करने के लिए टाइम है आपके पास? है ही नहीं, यही तो बहुत बड़ा बैरियर है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कम्युनिकेशन के लिए बैरियर है। समझ आई बात ओके? ठीक है, 3 हेडिंग हो गई। सेकंड हेडिंग है बेटा रूल्स एंड रेगुलेशन। बेटा कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बात नहीं करने देते एक दूसरे से, ठीक है ना, और आपको बात करनी है बहुत जरूरी, लेकिन बात हो ही नहीं पा रही है आपकी। बाबू सेल्स मैनेजर वांट्स टू कम्युनिकेट विद एम्प्लॉइज ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर एब्सेंट है, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर दोनों मिडिल लेवल की पोस्ट। सेल्स मैनेजर बात करता है वैसे जनरल केस में प्रोडक्शन मैनेजर से, ठीक है, लेकिन बेटा प्रोडक्शन मैनेजर बहुत टाइम से एब्सेंट है और सेल्स मैनेजर एक ऑर्डर पकड़ कर बैठा है बेटा, उसको कम्युनिकेट करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज के साथ। बेटा आपके रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं कि आपको इंटर डिपार्टमेंटल ऐसे कम्युनिकेट करने नहीं दिया जाता। कई बार रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत बड़ा बैरियर होते हैं। या आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं, एम्प्लॉय वांट्स टू कम्युनिकेट विद टॉप लेवल। एम्प्लॉय जानता है कि ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड चल रहा है। मान लो बेटा एम्प्लॉय जानता है ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड चल रहा है और 5-6 टॉप लेवल के ऑफिसर इन्वॉल्व है, वो बचे हुए 5-6 लोगों से बात करना चाहता है और उनसे बार बार मीटिंग की रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और जो उनका पीए है बेटा उसको मीटिंग दे रहा है 6-6 महीने बाद की। कई बार बेटा डायरेक्टली तो बात करना अलाउड ही नहीं होता, रूल्स एंड रेगुलेशन इतने खतरनाक है, और आपको जो मीटिंग अपॉइंटमेंट मिल रही है वो 6-6 महीने की बात मिल रही है। 6-6 महीने में तो ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो जाती है। तो ये है बेटा रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन जो फ्रीली बात ही नहीं करने देते आपको। बात समझ में आई? ठीक है, श्योरली हमारे स्कूल में भी ऐसा होता होगा बेटा, प्रिंसिपल गेट के बाहर कोई पागल बैठा रहता होगा, हमारे को कितनी भी इमरजेंसी हो जो अंदर जाने ही नहीं देता होगा, नहीं अभी प्रिंसिपल सर मीटिंग में है, नहीं अभी पेरेंट्स का टाइम है, अभी ये है अभी वो है। श्योरली आप सबके साथ ऐसा होता है कभी ना कभी, ठीक है ना बेटा। तो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन ही फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होने देते, बहुत बड़ा बैरियर। एंड लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। मैंने एक बात बता देता हूं आपको, अभी तक इसका इंट्रो नहीं बोला, वो मैं इसके बाद बोलूंगा, ठीक है बेटा। लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। बेटा एक ना ह्यूमन टेंडेंसी है, दिल पे मत लेना, वैसे बता रहा हूं, जो बात हम बोलकर नहीं बता सकते वो हम बात लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। हाँ आप दिल पर मत लेना, मैं ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से ही एग्जांपल दूंगा, ठीक है। अब बेटा एक बात है, एक सिंपल सी, एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है,
ठीक है, मतलब उसका सुपीरियर क्या कर रहा है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है पूरे तरीके से, ठीक है, वो कैसे भी हो, मेंटली हो या बेटा हो सकता है सेक्सुअली हो, ठीक है, बहुत एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है उसका, ठीक है, और वो कम्युनिकेट करना चाहता है बात टॉप लेवल को, ठीक है, बेटा ऑरली जा नहीं सकता क्योंकि उसको डर लग रहा है कोई देख लेगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बेटा अब वो लिखकर बताना चाहता है। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव द फैसिलिटी ऑफ सजेशन बॉक्स एंड द कंप्लेन बॉक्स, और मे बी कल्चरल गैदरिंग और कुछ भी हो सकता है। बेटा ऐसी फैसिलिटीज होंगी ना तो फ्री फ्लो कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन जनरली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटी होती नहीं, गवर्नमेंट में होती है तो वो बॉक्स कभी खुला नहीं, ठीक है ना। कंप्लेन बॉक्स, सजेशन बॉक्स, कल्चरल गैदरिंग। कल्चरल गैदरिंग क्या होता है बेटा, कई बार ऑर्गेनाइजेशन की एक फ्रेंडली मीट होती है बेटा, वहां पर कोई टॉप लेवल नहीं, कोई मिडिल लेवल नहीं, कोई लोअर लेवल नहीं, सब फ्रीली घूम रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं बेटा। आप अपनी बात को वहां पर भी रख सकते हो क्योंकि फ्रीली बात चल रही है, वहां कोई लेवल का बर्डन नहीं है। तो बेटा अगर ये सब ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटीज नहीं है तो कहीं ना कहीं बेटा इट विल क्रिएट अ बैरियर। बात समझ में आई। अब इंट्रो, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर किससे रिलेट करता है। देखो मैंने जितनी बातें बोली मैं वही बोल रहा हूं बेटा। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में कमियां कहां कहां हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी में कमी हो सकती है जिसकी वजह से बैरियर क्रिएट हुआ, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन में कमी हो सकती है, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कमी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज में कमी हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर नाम ही क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही होगा, चाहे उसकी पॉलिसी में कमी है, चाहे उसके स्ट्रक्चर में कमी है, चाहे बेटा उसके रूल्स एंड रेगुलेशन में कमी है, चाहे उसकी फैसिलिटीज में कमी है, बैरियर उसी वजह से ही है। ठीक है जी। एंड लास्ट वन, पर्सनल बैरियर। बहुत सिंपल बेटा, पर्सनल बैरियर क्या होते हैं, किससे रिलेट करते हैं, पर्सनल फैक्टर ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। ये रिसीवर और सेंडर के पर्सनल फैक्टर है। ठीक है जी, चलो जी पढ़ते हैं। बेटा पहली हेडिंग क्या लिखी है, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। लो जी ये भी बात समझने की कोशिश करो, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। टॉपिक समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग है और आसान भी बहुत है। चलो जी बेटा, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी समझने की कोशिश करना जरा। मैं स्केलर चेन का एग्जांपल दे रहा हूं, याद है स्केलर चेन, प्रिंसिपल्स पढ़ लिए ना सारे, चेन ऑफ कमांड एज वेल एज चेन ऑफ कम्युनिकेशन, याद है ना बेटा, मैं हमेशा ऐसे बोलता हूं ना। ठीक है बेटा, डी का सुपीरियर कौन है, CBAO। इमीडिएट सुपीरियर कौन है, सी। ठीक है बेटा, सी ने तंग कर रखा है डी को, एक्सप्लॉइट कर रखा है पूरे तरीके से। ठीक है, ये बात डी बी को बताना चाहता है, कैसे बता सकता है, पहले सी को बताया कि तूने मुझे परेशान कर रखा है और ये बात मैं बी को बताना चाहता हूं। पक्का स्केलर चेन में ऐसा ही होता है, कमी है लेकिन होता ऐसा ही है। बेटा एक बात बताओ, डी इस बात को सी को बताएगा, क्या सी फर्दर कम्युनिकेट करेगा, बस सोच समझ कर बता दो। यही हेडिंग है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। कई बार बेटा आपको अगर लगता है कि कोई बात आपकी अथॉरिटी पर इंपैक्ट डाल सकती है, आपकी अथॉरिटी छीन सकती है, आपकी पोजीशन जा सकती है, आप ऐसी इंफॉर्मेशन को फर्दर कम्युनिकेट नहीं करते, आप ऐसी सारी इंफॉर्मेशन को सप्रेस कर लेते हो। सप्रेस मतलब रिटेन कर लेते हो अपने पास। डी ने सी को बताया मुझे तेरे से बहुत परेशानी है, बाद में बी को बताऊंगा, या तो तू खुद बता दे। ये कभी नहीं बताएगा बेटा बी को कि डी को मैंने परेशान कर रखा है। ठीक है ना। लैक फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, अगर इसको डर है बेटा ऐसी बात इसकी अथॉरिटी पर इंपैक्ट डालेगी तो ये इंफॉर्मेशन कभी फर्दर कम्युनिकेट नहीं करेगा, सप्रेस करने की कोशिश करेगा, रिटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है जी। सेकेंड वन इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बाय द सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट। वैसे मैं एग्जांपल इसमें आपको आपकी पर्सनल लाइफ से भी दे सकता हूं। बेटा देखो चलो पहले ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ा लॉयर है, किसी का भी नाम ले लो, एक लॉयर थे राम जेठमलानी जी, एक्सपायर हो गए, बहुत बड़े लॉयर है। मान लो उनके पास कोई इंटर्न आया, इंटर्नशिप करने कोई इंटर्न आया, ठीक है, आए वो उसको 3 महीने हुए हैं, काम सीख रहा उनके पास, ठीक है, और बेटा एक हियरिंग से आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके आगे कोई प्रॉब्लम रख दी, उनको सोल्यूशन ढूंढ रहे, बहुत परेशान है, ठीक है, और इंटर्न कह रहा है सर कोई हेल्प करूं क्या आपकी, क्या रिप्लाई होगा, ठीक बस ठीक। बाबू देखो कई बार क्या होता है, सुपीरियर को सबऑर्डिनेट ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट नहीं होता। अच्छा वैसे एक बात बताओ, अगर वो प्रॉब्लम बता देते तो वो कुछ गाइड कर पाता,
किसको गाइड कर रहे हो? सूरज को दीपक दिखा रहे हो क्या? ठीक है, देश के नंबर 1 लॉयर है यार वो, इंटर्न बताएगा 3 महीने का पढ़ा हुआ। तो बेटा सुपीरियर को कई बार सबऑर्डिनेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट नहीं है, तो बेटा वो कभी कम्युनिकेट ही नहीं करेगा। बैरियर तो बहुत बड़ा है। या मैं आपको भी बताता हूं, बेटा फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, आपके पेरेंट्स को पता है, बच्चों को पता है पेरेंट्स बहुत परेशान चल रहे हैं, बात नहीं बता रहे, और आप पूछी जा रहे हो बार बार क्या हुआ है बताओगे, वो क्या कहेंगे? बस ठीक है कुछ नहीं हुआ। जनरल सेंस में बेटा यही रिप्लाई आता है, ठीक है ना। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बाय द सुपीरियर इन सबऑर्डिनेट। बात क्लियर? ओके है बात? ऐसा होता नहीं क्या? होता है यार, क्या तुम तो सोच में डूब गए, ऐसा सच में होता है। ठीक है, थर्ड वन इज अनविलिंग टू कम्युनिकेट। लो बेटा, अच्छा देखो, अनविलिंग टू कम्युनिकेट क्या होता है? सिंपली बाय नेचर, कईयों का नेचर ही ऐसा है बेटा, बहुत कम बोलना पसंद करते हैं। कईयों का बहुत बोलना पसंद करते हैं, ठीक है ना बेटा। जो बंदा बहुत कम बोलना पसंद करता है ना, उससे बात करते हुए भी डर लगता है। अ फियर ऑफ रिजेक्शन। आपने 10 बातें बोलनी, उसने रिप्लाई करना है एक ही, सीधी सी बात है, आप बेइज्जती कराने वाले हो। तो बेटा अगर किसी के नेचर में है जो बहुत कम बोलता है, अब फिर दिल पे लेके तो किसी के नेचर में ऐसा है बेटा वो बोलता ही बहुत कम है, तो बेटा उससे बात करते हुए हमेशा फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है। आप ऐसे बंदे से ना कुछ टाइम के बाद कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते। अरे छोड़ यार, मन ही नहीं करता इससे बात करने का, रिप्लाई तो करता नहीं, बेइज्जती अलग कराता है। ठीक है जी, आप बेटा लड़कियों को प्रपोज करोगे यही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। फियर ऑफ रिजेक्शन हमेशा आपके सामने है। चलो जी, एंड लास्ट वन इज लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। लो जी, एग्जाम्पल फिर यही है, अभी आज जरा सामने स्केलर चेन का ही एग्जाम्पल बन सकता है। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। बेटा डी के दिमाग में कोई बहुत बढ़िया आइडिया आया जिससे ऑर्गेनाइजेशन के करोड़ों रुपए बच सकते हैं। उसने ये आइडिया कम्युनिकेट करा सी को, सी ने बताया बी को, बी ने बताया ए को, ए ने बताया ओ को, और ओ ने इंप्लीमेंट कर दिया, करोड़ों बच गए। ओ ने क्या करा बेटा, एक बहुत बड़ी ऑफिशियल मीटिंग में ए को रिवॉर्ड दे दिया, ठीक है, क्योंकि उसको तो ए ने बताया था ना। ए कभी बताएगा कि मुझे बी ने बताया था? ना ना, रिस्पेक्ट सबको प्यारी, रिवॉर्ड सबको प्यारा। ए ने बेटा कभी नहीं बताया कि ये आइडिया कहां से आया था और मुझे किसने बताया था। एट द एंड डी बहुत डिससेटिस्फाई हो गया, क्योंकि बेटा उसको तो प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिल पाया, आइडिया तो अल्टीमेटली उसी का था। अगली बार उसके दिमाग में कोई आइडिया आया, कम्युनिकेट करेगा? भूल जाओ। दिस इज लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। बेटा अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपके सजेशन का रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा या आपको आपके सजेशन के प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिल रहे, तो अगली बार बेटा आइडिया आएगा नहीं। अगर आएगा भी तो बेटा बताया नहीं जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात ओके, सारे बैरियर खत्म हो गए बेटा, ठीक है। अभी 2 टॉपिक और बचे हैं हमारे कम्युनिकेशन में, और वो भी कुल 10 मिनट के हैं। 10 मिनट के बाद हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, 10 मिनट में खत्म करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। बहुत बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। बाबू देखो एक बात समझो, या तो 4 बैरियर में से क्वेश्चन आने वाला है, अगर 4 बैरियर ना आए तो बेटा ये टॉपिक आ जाएगा पक्का पेपर में, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। यानी कि इन 5 में से एक टॉपिक आएगा, तो बेटा पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लेना, 10 साल में आया होगा, हर साल में आया होगा इन 5 में से एक टॉपिक, ठीक है जी। इसलिए बोल रहा हूं बेटा इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इजी बहुत दिख रहे होंगे, लेकिन बेटा लिखने के टाइम पर पता लगता है कितना आसान है, सुनने के टाइम पर नहीं लगता। सुनने के टाइम पर अरे बहुत इजी लिख देंगे, लिखा ही तो नहीं जाता। चलो जी, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, कैसे कम्युनिकेशन को इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे अच्छा किया जा सकता है, ठीक है जी। सबसे पहले बेटा 4th हेडिंग पढ़ेंगे, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। लो जी, बड़े काम की बात। बाबू क्या कह रहा है? अवेयर रहो अबाउट द लैंग्वेज, अबाउट द टोन एंड अबाउट द कंटेंट। 3 बातें जरा सुनना। बाबू देखो क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूं बात, आप किसी डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो या आप स्पीच देने वाले हो स्कूल को, आप पता है क्या सोचते हो? ऐसी वोकैबुलरी का इस्तेमाल करो कि सामने वाले को समझ ही ना आए।
ऐसी डिबेट में ऐसी ऐसी वोकैबुलरी डालूंगा, जज को समझना है बेटा रियलिटी में आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हो। कम्युनिकेशन का मतलब पता है ना, विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। लैंग्वेज शुड बी क्लियर, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। हमेशा लैंग्वेज का ध्यान रखो, क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। अच्छा, कभी लैंग्वेज से मतलब सोचा इंग्लिश होनी चाहिए? किसी ने कहा कम्युनिकेशन इंग्लिश ही होता है हमेशा? मुझे समझ नहीं आता बेटा, दुनिया सोचती है कम्युनिकेशन अच्छा मतलब इंग्लिश बोलनी है। ये कहां लिखा है, किस किताब में लिखा है कम्युनिकेशन का मतलब? मैं बोलता हूं इंडिया का बेस्ट स्पीकर मोदी जी हैं, सबसे ज्यादा हिंदी बोलते हैं, सबसे ज्यादा हिंदी बोलते हैं, सबसे बढ़िया स्पीकर है पूरे देश में, उनके ऐसा स्पीकर नहीं है। कहां से मतलब आ जाता है बेटा कम्युनिकेशन का इंग्लिश से? लैंग्वेज शुड बी क्लियर, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। ठीक है जी। टोन, टोन कैसी होनी चाहिए बेटा? जब हम किसी को डांटते हैं ना, बहुत हाई पिच पर जाकर डांटते हैं, गुस्सा आ रहा होता है और जबरदस्त वर्ड निकल रहे होते हैं, बहुत हाई पिच पर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना? ठीक है। और बेटा जब किसी को प्यार करते हैं, बहुत लो पिच पर जाकर, हाँ वो मत समझ लेना बाबू बाबू वाला, ठीक है, बहुत लो पिच पर जाकर, ठीक है जी बाबू। पिच हमेशा वैसे जनरली सेंस में कम्युनिकेशन में लो रहनी चाहिए, ठीक है ना, हाई पिच पर नहीं जाना, ठीक है जी। चलो हाँ, ये तो अब ये तो बहुत अच्छे समझ में आया टोन बहुत अच्छे से समझ में आई। एंड देन कंटेंट, बेटा देखो कंटेंट हमेशा कम्युनिकेशन का ऐसा होना चाहिए जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे, ठीक है ना? बात क्लियर? ओके, बात समझ आई? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे समझ आई। पहली हेडिंग बताना बेटा क्या है? क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। बेटा बी, हमने एक हेडिंग पढ़ ली, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। अब बेटा है क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। बेटा जब आपने किसी से कोई बात कहनी है ना, उस आइडिया को कंप्लीटली स्टडी कर लो, कंप्लीटली एनालाइज कर लो और उसको इतनी आसान भाषा में वो बात समझाओ, इतनी इजी लैंग्वेज में वो बात समझाओ कि वो उसको सेम सेंस में समझा जाए, ठीक है? बात समझ में आई? ठीक है। मेरे को बेटा कोई चीज पढ़ानी है और मैं ही नहीं क्लियर उस बात पर, और बेटा अगर रिसीवर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले और आप क्लैरिफाई ना कर पाओ, क्या होगा बेटा? ट्रस्ट उड़ जाएगा, बात समझ में आनी बंद हो जाएगी, ठीक है ना? वैसे एक बात समझाता हूं आपको, इसके ऊपर एग्जांपल देता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे को जीएसटी के टाइम पर बहुत सारे ट्रेडर्स की मीटिंग लेनी थी, ठीक है, और मोस्ट ऑफ देम आर इलिटरेट, ठीक है। अब मेरे को समझ में आया यार कि बोलना सिर्फ हिंदी है और हिंदी में वर्ड बड़े ऊट पटांग है, जीएसटी के भी भाई बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा बेटा, मैटर को बहुत आराम से पढ़ने की कोशिश करी। पहले तो अपने आप को ही क्लियर करो बेटा, कम्युनिकेट अगर सामने वाले को करना है पहले आप क्लियर होने चाहिए, वो मैटर आपने ढंग से पढ़ा होना चाहिए, आपने कंप्लीटली स्टडी भी किया हो, एनालाइज भी किया हो, उसको बहुत ईजी लैंग्वेज में बोलना है, ठीक है। मैंने पढ़ना शुरू करा बहुत ज़्यादा और मुझे उसको सेम लैंग्वेज में बोलना था जो वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, हिंदी बोलनी शुरू करी, ठीक है। हिंदी तक तो ठीक था बेटा, ठीक है, इंग्लिश छोड़कर हिंदी पर आई, ये तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन हुआ क्या बेटा, उसके बाद बार बार मीटिंग में निकल रहा था बाबू क्योंकि वो कोई 50 साल के लोग बैठे हैं, कोई 60 साल के, कोई 70 साल के बैठे हैं और मेरे दिमाग बार बार निकल रहे हैं मेरे से बाबू, क्योंकि मेरे को बोलने की इतनी आदत हो चुकी है ट्यूशन में कि मेरे से रुका ही नहीं जा रहा था मैंने एक एक मीटिंग में 10-10 बार ये वर्ड यूज किया ठीक है। हाँ, आप समझ सकते हो कितना तगड़ा बैरियर रहा होगा ये बहुत एम्बैरेसिंग है मेरे लिए ये बात चलो खैर छोड़ो बेटा। अभी 5th हेडिंग हम पढ़ रहे हैं, एंश्योर प्रॉपर फीडबैक। देखो, अगर आप सच में ये जानना चाहते हो कि क्या कम्युनिकेशन ठीक हो रहा है, क्या रिसीवर आपकी बात को सेम सेंस में समझ भी रहा है कि नहीं, हमेशा क्या करो बेटा, कुछ कुछ टाइम बाद फीडबैक लेते रहो। आप कम्युनिकेट कर रहे हो बेटा, फीडबैक लेते रहो कि सामने वाले को बात समझ में आ भी रही है कि नहीं। वही फीडबैक बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैं भी आपका टेस्ट लेने वाला हूं थोड़ी देर बाद, सारी हेडिंग आपसे ही सुनूंगा तो फीडबैक हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको कितना समझ में आया था। मोदी जी इज द बेस्ट स्पीकर। और एक बात बताऊं, शायद उन्होंने कभी पढ़ाई भी ना की हो कम्युनिकेशन की कहीं, लेकिन बेटा पता नहीं बाय चांस ऐसा गॉड गिफ्ट है, वो हमेशा अपनी ऑडियंस को इन्वॉल्व कर लेते हैं, फीडबैक देते रहते हैं। बात कर रहे होंगे, हमेशा बोल देंगे माइक उनकी तरफ करके, मैंने ऐसा कहा था कि नहीं कहा था, ऑडियंस पागल हो जाएगी, हाँ कहा था। उनके अंदर ये बहुत बढ़िया क्वालिटी है।
ठीक है ना बेटा। तो टाइम टू टाइम फीडबैक लेते रहोगे तो बेटा ये पता लगता रहेगा कि रिसीवर क्या बात को सेम सेंस में समझ रहा है कि भी नहीं, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो भी रहा है कि नहीं। ठीक है जी। सेकेंड हेडिंग इज कंसल्ट, नहीं पहले वो है कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। बेटा देखो एक बात ऐसी हो सकती है कि आप किसी टॉपिक के ऊपर A to Z जान सकते हो, मान लो आप सेंडर हो, आप CEO हो ऑर्गेनाइजेशन के, आपको पता नहीं क्या क्या पता है, लेकिन बेटा सामने वाले की अगर जरूरत ABC की है ना और आपको A to Z आता है तो बेटा उसे ABC ही समझाओ, क्योंकि उसके बाद वो या तो इंटरेस्ट लेना बंद कर देगा या आप बोलते रहोगे बेटा उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। सीधी सी बात यह है, आप उसकी जरूरत के हिसाब से उसको समझाओ। और ऐसे ही हमारा एजुकेशन सिस्टम भी करता है बेटा किसी टाइम पर। मैं हमेशा बोलता हूं बेटा आप थर्ड क्लास में आते हो, डिवाइड के सम स्टार्ट होते हैं, आपको कहते हैं अच्छा डिवाइड करके बताओ 8 को 5 से, और आपको समझाते हैं ये कभी डिवाइड नहीं होता, हमेशा का हमेशा रिमाइंडर रहने वाला है। आपको कहते हैं कभी डिवाइड नहीं होता, और जैसे ही 2 साल और टपते हैं आपको समझाता है 8 5 से तो डिवाइड हो जाता है, 1.60 आता है आंसर। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर, रिसीवर को उसकी जरूरत के हिसाब से बताओ। ठीक है ना, याद रहेगा पक्का। ठीक है जी। एंड लास्ट वन, सिक्स्थ हेडिंग, बी अ गुड लिसनर। जो हम में से कोई भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं हूं। बी अ गुड लिसनर। बेटा ऐसा बोला जाता है कम्युनिकेशन में, ये भी दिल पर आ रही है बात, हाँ जी बेटा, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी अगर आप बहुत अच्छे लिसनर हो। ठीक है बेटा, ऐसा बोला जाता है 50% ऑफ द प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएंगी अगर आप एक बहुत अच्छे लिसनर हो। पर सबके साथ कमी पता है क्या है, हम बहुत अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं पर कभी सुनना किसी की नहीं चाहते। बी अ गुड लिसनर। ठीक है जी, बात समझ में आई? सबने सोचना शुरू कर दिया कैसे बना जा सकता है। ठीक है जी, विकास भी सोच रहा है आज तो। चलो जी बेटा, थर्ड हेडिंग कौन सी है? कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन। अब इस हेडिंग को पर्टिकुलरली ठीक तरीके से समझ लो क्योंकि इसका मैटर लिखने का अलग है। क्या कह रहा है बेटा? कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन। यहां पर अदर से किससे मतलब है बेटा? अदर का मतलब यहां पर लीडर से है। कंसल्ट लीडर बिफोर कम्युनिकेशन, ये क्या मतलब हुआ? लो समझाता हूं बेटा। टॉप लेवल प्लान्स बना रहा है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा है। देखो अल्टीमेटली आपने रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करने हैं, दे आर प्रैक्टिस्ड बाय द एम्प्लॉइज। आप एम्प्लॉयर हो, आपने रूल फ्रेम कर दिए। आप 2-4 लोग हो टॉप लेवल पे काम करने वाले, वर्कर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 1 लाख। प्रैक्टिस किसने करना है? उन 1 लाख लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशन को। बेटा आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत खतरनाक बनाए हैं, बहुत रिजिड बनाए हैं। ठीक है, अब होगा क्या? आपको भी पता है बेटा, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय रेसिस्ट करने बैठ जाएंगे, स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे, लॉकआउट कर देंगे, ऑर्गेनाइजेशन है खराब करेंगे बहुत। बेटा देखो सिंपल सा तरीका पता है कि अगर आप चाहते हो कम्युनिकेशन सेम सेंस में रहे और सब आपकी बात को मान जाए, हमेशा बेटा फ्रेम करते टाइम ना रूल्स एंड रेगुलेशन, लीडर को इन्वॉल्व कर लो। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन कंसल्ट अदर, लीडर को कंसल्ट कर लो। हमने ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है, 2-4 आप सजेस्ट कर दो, उसको ऐसे ही मक्खन लगा दो, 2-4 उससे पूछ लो, उसको पढ़वा दो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। बेटा देखो इसका ना एक फायदा होगा आपको आगे जाकर, जब आप ये बातें एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करोगे ना, पहली बात कोई रेसिस्ट कर नहीं पाएगा, क्योंकि बेटा लीडर को इन्वॉल्व करने का सीधा सा मतलब है रेडी एक्सेप्टेंस बाय द एम्प्लॉइज। वो अपने आप समझाएगा अपने एम्प्लॉइज को, उनका लीडर था आपके साथ रूल्स बनाते टाइम। रेडी एक्सेप्टेंस बाय द एम्प्लॉइज, और अगर मैं बोलता हूं एक्सेप्टेंस ना भी हो तो स्ट्राइक लॉकआउट नहीं होने देगा लीडर। सिंपल सी बात ये है, यह आपका कम्युनिकेशन ठीक रख सकता है। ठीक है जी, बात ओके। 6 हेडिंग खत्म हो गई। हाँ बहुत बढ़िया तरीके से खत्म हो गई। अब बेटा आगे जाकर हमने अभी ये टॉपिक कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी टॉपिक बचा है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। चलो जी वो स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे ये टॉपिक खत्म होगा बेटा तब जाकर कम्युनिकेशन एलिमेंट फिनिश हो जाएगा। ऐसा हो सकता है बेटा 12 बजे तक चैप्टर खत्म ना हो तो आपको शाम को 1 घंटे के लिए फिर आना पड़े 4 से 5। देखो 4 चैप्टर ही बड़े हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ गए, मार्केट में आ गए, डायरेक्टिंग आज, और जिस दिन भी मार्केटिंग होने वाला है शायद 18 को होगा मार्केटिंग, कल ऑर्गेनाइजिंग, परसों पहला चैप्टर, फिर मार्केटिंग, उसमें भी आना पड़ेगा शाम को। बस फिर कोर्स खत्म, कुछ तो लंबा चौड़ा नहीं रह गया कोर्स। चलो जी बेटा
अभी हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है जी, चलो पहले इनमें ही क्या डिफरेंस होता है यही बात को क्लियर कर लेते हैं। बेटा फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो फॉर्मल चैनल्स को फॉलो करता हुआ है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से भरी ऑर्गेनाइजेशन में जब रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हो वो फॉर्मल है। इनफॉर्मल क्या है बेटा? जो आप फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी को फॉलो नहीं कर रहे। आपको सेल्स मैनेजर से बात ही नहीं करना चाहिए, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाले, आप एम्प्लॉय हो, पहुंच गए उसके बाद डायरेक्टली बात करने, यह इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पहुंच क्यों गए? क्योंकि बेटा आपका बेस्ट फ्रेंड है वो। इंसान की ना कुछ सोशल नीड भी होती है बेटा, कुछ जरूरतें ऐसी हैं जहां वो सारे लेवल से भूल जाता है। ठीक है ना बेटा, वी आर अ सोशल बीइंग, बात तो करेंगे ही करेंगे, बात करे बिना नहीं रह सकते। आप हमें रेस्ट्रिक्ट करोगे 2 बंदों से बात करना, हम तब भी 4 से कर लेंगे, वो कोई भी मौका ढूंढ के करे। यही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, जब आप फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी को इग्नोर करते हुए बात करने चले जाते हो किसी से भी। ठीक है ना, या बेटा लंच टाइम पे बात कर रहे हैं अपने ही सुपीरियर से, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है हमारा, लेकिन आज सुपीरियर बनकर बैठ गया। बेटा बिल्कुल वैसे ही आपकी क्लास में मॉनिटर, क्लास में तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्योंकि मॉनिटर है, लंच टाइम में आ जा, 2 तेरे भी लगेंगे। कौन है तू? हाँ मॉनिटर, हेड बॉय, पार मिल तू बताते हैं तेरे को। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, सारा भारी होगा। ठीक है ना, हाँ होता है, अब तो याद आ गया, हाँ ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। बेटा देखो एक बात समझने की कोशिश करना, नोट्स और एनसीईआरटी दोनों लिखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन मे बी ओरल मे बी रिटन, पर आपको सही बात बताऊं, सही बात यह है बेटा इट इज ऑलवेज रिटन, और ऑर्गेनाइजेशन इसके प्रूफ रखना चाहती है हमेशा। ऐसे होता होगा क्या कम्युनिकेशन? आपको लगता है सबऑर्डिनेट ने बोला सुपीरियर को, सर मेरे को ना छुट्टी चाहिए, उसने कहा ठीक है छुट्टी अलॉटेड कर, जाओ घर, खत्म। 100%। अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन काम करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत अच्छे से पता होगा कैसे होता है। अगर आपने फोन कर भी दिया ना घर से कि मेरी ट्रेन छूट गई या लेट हो गया, मेरे को छुट्टी चाहिए, कहता है मेल कर दो पहले। हमेशा बोलेगा मेल करो पहले। मेल आप करोगे, वो प्रिंट निकालेगा, अपने सिग्नेचर करेगा, अब वही छुट्टी अलॉट, और ये लग जाएगा फाइल में जाकर। इवन बेटा छुट्टी की एप्लीकेशन भी ऑरल नहीं दी जा सकती, ऑरल नहीं कह सकते आप कुछ भी। कम्युनिकेशन जनरली फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा रिटर्न फॉर्म में होता है, और इनफॉर्मल कभी रिटर्न हो नहीं सकता। ये बेटा हमेशा ऑरल फॉर्म में होता है। ऑर्गेनाइजेशन में आप बेटा रिटर्न में सेल्स मैनेजर से बात करो, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय सस्पेंड हो जाओगे। ठीक है ना, रिटर्न में गालियां लिख के भेज रहे हो मॉनिटर हेड बॉय को, बेटा प्रिंसिपल तक पहुंचे कि क्या कर रहे हो, ऑरल दे दो। ठीक है ना, ये जनरली ऑरल रहता है, ये हमेशा रिटर्न फॉर्म में रहता है। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन 2 तरीके का होता है बेटा, लो ये 2 तरीके का होता है। एक होता है बेटा वर्टिकल और एक होता है बेटा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल या दूसरा नाम है बेटा इसका लेटरल कम्युनिकेशन। लो जी बेटा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जैसे कि इनका नाम अपने आप में सजेस्ट कर रहा है, मेरी तरफ देखना है करेक्ट बेटा, जैसे कि नाम अपने आप में सजेस्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हमेशा सेम लेवल पर होगा, हमेशा सेम लेवल पर हॉरिजॉन्टल है ये। ठीक है ना, और वर्टिकल हमेशा 2 अलग लेवल में होगा बेटा। और वर्टिकल देखो, वर्टिकल अपने आप में 2 तरीके से हो सकता है बेटा। वर्टिकल ऐसे भी हो सकता है, वर्टिकल ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, 2 लेवल पक्का रहेंगे इन्वॉल्व, ये सेम लेवल, ये 2 लेवल। बेटा वर्टिकल के अपने आप में 2 टाइप हैं, एक का नाम है अपवर्ड्स और एक का नाम है बेटा डाउनवर्ड्स। अपवर्ड्स क्या कम्युनिकेट होता है? अपवर्ड्स क्या है बेटा? फ्रॉम लोअर रैंक टू द हायर रैंक, अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्या कम्युनिकेट होता है? अच्छा लोअर लेवल अगर कभी मिडल से बात करें या मिडल लेवल कभी टॉप लेवल से बात करें तो क्या कम्युनिकेट करेगा? सजेशंस, ओपिनियंस, ग्रीवेंसेस, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लीव, रिपोर्ट्स, यही सब कर सकते हो। या ऑर्डर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता, वैसे हम कभी कभी भगवान को भी दे देते हैं। यार टॉप लेवल है यार, हम कहाँ वर्कर लेवल, कहाँ इंस्ट्रक्शन भेज रहे हो। ठीक है, सजेशंस, रिक्वेस्ट करो बेटा, ओपिनियन तो नहीं, भगवान क्या कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए था ओपिनियन। ठीक है ना, हाँ जी, ये सब किया जा सकता है कम्युनिकेट बेटा अपवर्ड। डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस, ये सब कम्युनिकेट होता है। ठीक है जी, बात ओके है?
ये टॉपिक फिनिश हो गया, इतना सही था बस बेटा। लेकिन आपके कोर्स में ना नेटवर्क्स हैं कुछ, ये बहुत आराम से समझ लो। फॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स हैं, और सच बात बता रहा हूं बेटा, डायग्राम बनाना आता है ना तो नेटवर्क लिखने में कुछ नहीं होता, ठीक है। 5 इसमें है और इनफॉर्मल में 4 है, ठीक है। अभी लेकिन मेरे को एक बात समझानी है, पहले वो समझो बेटा। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो नेटवर्क है ना वो तो सिंपल, उनका नाम ही यही है, फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो नेटवर्क है ना उनका नाम है ग्रेप वाइन नेटवर्क। ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन मतलब अंगूरों का गुच्छा, ग्रेप वाइन नेटवर्क बोलते हैं बेटा, समझ आई बात। या तो बोलो इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस नेटवर्क या बोलो ग्रेप वाइन नेटवर्क, लेकिन इसका एक ही नाम है। ये बात क्लियर है? पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क क्लियर करेंगे बेटा, फिर इनफॉर्मल के, ठीक है जी। पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क क्लियर करते हैं। अभी आप बेटा नोट्स को छोड़ देना अगर सच में आपका यकीन मानना अगर समझने का मूड है तो, ठीक है जी। चलो जी, अभी आराम से देख रहे हैं हम बेटा। सबसे पहला नेटवर्क है सिंगल चेन। सिंगल चेन, ठीक है, चेन है बेटा। आपने हमेशा क्या करना है, जरूर बताना है सुपीरियर कौन है, ठीक है। नेटवर्क में एक पर्सन को सुपीरियर जरूर बनाना है, ठीक है। और बेटा हमेशा लिखना है ए इज द सुपीरियर, ठीक है। अब क्या एक्सप्लेन करोगे इस नेटवर्क के बारे में, सिर्फ एक लाइन बेटा। कम्युनिकेट स्टार्ट होगा विद सुपीरियर और मूव करेगा इन अ चेन ओनली, खत्म। कम्युनिकेटेड स्टार्ट विद द सुपीरियर एंड मूव ओनली इन द चेन, खत्म हो गया, और कुछ नहीं बताना, समझ आई बात। देन बेटा नेक्स्ट नेटवर्क इज व्हील। बेटा A is the superior, here A is acting as the hub of the wheel। बेटा व्हील देखा है, पहिया, बीच में एक हब रहता है, वो है सुपीरियर। Here A is acting as the hub of the wheel। कम्युनिकेशन बेटा सिर्फ यहीं से स्टार्ट होगा और चलेगा। क्या सबऑर्डिनेट को आपस में बात करना अलाउड है? देख लो कहीं से सबऑर्डिनेट जुड़े हुए हैं क्या बेटा। वो आपस में बात तो कर सकते हैं लेकिन थ्रू सुपीरियर ओनली। सुपीरियर से बाहर कोई नहीं जा सकता। बात ओके, बस इतना सा लिखना है। व्हील समझा। सर्कुलर, अजीब है थोड़ा सर्कुलर, लेकिन परेशान मत होना, बनेगा आखिरी में सर्कल ही, ये ऐसा सर्कल है बस। अब इसमें सुपीरियर कहां बना है बेटा, कहीं भी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो वहां तो फिक्स है सुपीरियर, वहीं वहीं बनाना, यहां कहीं भी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां ही बना देता हूं, ए इज द सुपीरियर। बेटा लिखोगे कैसे सर्कुलर को, एक पर्सन अपने 2 एडजॉइनिंग पर्सन से कम्युनिकेट कर सकता है। कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा विद सुपीरियर, और कोई भी पर्सन अपने 2 एडजॉइनिंग पर्सन से बात कर सकता है, जो उससे 2 लोग जुड़े हुए। सर्कुलर खत्म हो गया। हैं जी, ओके बात बेटा। नेक्स्ट वन इज फ्री फ्लो। ये इसके एंगल से सोच, ये इससे भी बात कर सकता है और ये इससे भी बात कर सकता है। ये पर्सन इससे, बाबू नेटवर्क देखना है, देख जुड़ा तो बेटा यहीं से है ना, नेटवर्क की तो बात है, ठीक है जी। बात ओके, 3 बातें क्लियर हुई, सिंगल चेन, व्हील और सर्कुलर। 4th वन इज फ्री फ्लो। बेटा सर्कुलर जैसा ही है पर फ्री फ्लो बनाना है, यानी कि सबको एक दूसरे से लिंक कर दो। सब लिंक हो गए अब, ठीक है। अब आधे से ज्यादा बच्चों का कहना है ये तो इनफॉर्मल में होना चाहिए, कोई भी किसी से ही बात कर ले, वो तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये कहां से फॉर्मल में आ गया नेटवर्क। बेटा एक बात को समझ लो बहुत अच्छे से, एमरजेंसी तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकती है, और एमरजेंसी के टाइम पर आप ये थोड़ी कहो कि नहीं नहीं सिंगल चेन फॉलो करते हैं, आराम से कम्युनिकेट करो। ऑर्गेनाइजेशन में आग लगी है, कह नहीं कम्युनिकेशन मूव इन अ चेन ओनली, ऐसे थोड़ी करोगे आप बेटा, जल के स्वाहा हो जाएगा बंदा, ठीक है। वहां पर फ्री फ्लो चाहिए बेटा आपको, कोई भी किसी से भी बात करे, ठीक है ना। और कहीं पर भी बना देना सुपीरियर, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्री फ्लो में भी, ठीक है। एंड लास्ट वन इज इन्वर्टेड वी। लो जी, अभी मैंने आज इसकी प्रॉब्लम डिस्कस करी है और आज ही सॉल्यूशन, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा।
कई बार ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नेटवर्क भी यूज करती है। इसका फायदे समझना, ये दोनों सबऑर्डिनेट है, ए इज द सुपीरियर एंड बेटा ये कौन है, ये बेटा सुपीरियर सुपीरियर, ये सुपीरियर का भी सुपीरियर है, सुपीरियर सुपीरियर, ठीक है। ये कौन है बेटा, ये तो सुपीरियर है, ए इज द सुपीरियर, और ये कौन है बेटा, ये सबऑर्डिनेट्स है। बेटा कई बार आपको ऐसी फैसिलिटी मिलती है कि सबऑर्डिनेट बेटा लिंक्ड होते हैं विद सुपीरियर एंड सुपीरियर सुपीरियर। वैसे बता देता हूं, ये सॉल्यूशन है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी का। याद आई बात स्केलर चेन, सी को डी को प्रॉब्लम चल रही है सी से, वो बताना चाहता है बी को, बता ही नहीं सकता क्योंकि बेटा लिंक ही विद सी है, बी से लिंक ही नहीं है। यहां पर बेटा बता सकता है, आपका सुपीरियर परेशान कर रहा है आपको, सुपीरियर के सुपीरियर को बता दो, यू आर लिंक्ड विद सुपीरियर सुपीरियर। ठीक है जी, बात ओके, खत्म हो गए फॉर्मल नेटवर्क, बचे इनफॉर्मल। ये खत्म होते ही कम्युनिकेशन खत्म, यानी कि चैप्टर लगभग हाफ हो जाएगा। खत्म करूं जल्दी से, हाँ इसको खत्म करो बहुत जल्दी से। बेटा अब एक बात समझो, पहला पॉइंट स्टार्ट होता है वहां पर, लो यही है, सामने आ जाओ बेटा। सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट होता है सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड, इट इज जस्ट लाइक अ सिंगल चेन इन अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, लेकिन ये इनफॉर्मल है। अब पहली एक गलती मैं बता देता हूं बेटा, बहुत सारे प्राइवेट राइटर इंक्लूडिंग एनसीईआरटी यहां पर लिखती है ए इज द सुपीरियर। यार जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होते हैं ना, तो कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन होती नहीं है, वहां कोई ये नहीं होता कि कोई मेरा मालिक है या मैं उसका एम्प्लॉय हूं। बेटा आप सही वर्ड लिख कर आना पेपर में, ए इज द लीडर। बेटा इनफॉर्मल में लीडर फॉलोअर रिलेशन तो हो सकती है, लेकिन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन पक्का नहीं हो सकती। ठीक है जी, बात समझ में आई। और एक बात और, सिंगल स्ट्रैंड में ना, जैसे ये चेन बनी है, जरूरी नहीं है वर्टिकल बनानी है, इट मे बी हॉरिजॉन्टल टू, ऐसे भी बना सकते, दोनों ही ओके हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई। नेक्स्ट वन इज गॉसिप। लो जी, अब आपको ये व्हील के जैसा दिखाई दे रहा हो, ठीक है, लेकिन बेटा लिखने का मैटर वैसा नहीं है। बेटा हेयर ए इज द लीडर या सुपीरियर, लीडर, एक बात तो ये क्लियर। दूसरी बात, मैटर लिखा कैसे हुआ है, अब समझना बेटा। ए अपने सारे फॉलोअर से बात करता है ऑन नॉन सेलेक्टिव बेसिस। नॉन सेलेक्टिव मतलब बेटा किसी को सेलेक्ट नहीं कर रहा। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, मैं ऐसे ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा मेरे को किसी से कंपेयर कराना है इसको। और मैटर आप देखोगे बहुत सारी वो कैसे ही लिखती हैं, ये कम्युनिकेट तो करता है अपने सारे फॉलोअर के साथ ऑन नॉन सेलेक्टिव बेसिस, किसी को सेलेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ उसी से बात नहीं कर रहा। बात समझ में आई। मैं अभी इसको पहले ही कंपेयर ही करा देता हूं बेटा। फोर्थ हेडिंग है आपके नोट्स में क्लस्टर, और थर्ड है प्रोबेबिलिटी। अब एक बात बताता हूं, मैंने नोट्स में तो नेटवर्क ड्रॉ करे हैं, पर बेटा नेटवर्क से समझ कुछ नहीं आने वाला। अभी तक का सारा मैटर नेटवर्क से समझ में आया, 5 फॉर्मल के भी पढ़ लिए, 2 बेटा इनफॉर्मल के भी पढ़ लिए, बच्चे में 2 डायग्राम देख लेना, सर घूम जाएगा, पता नहीं लगेगा क्या बताना चाह रहा है भाई, कुछ समझ नहीं आएगा डायग्राम से। इसलिए मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं मैटर बता रहा हूं। बेटा हम कंपेयर कर रहे हैं बेटा क्लस्टर को विद गॉसिप, गॉसिप के साथ कंपेयर कर रहे हैं। फर्क क्या है, दिक्कत क्या है, समझो बेटा। गॉसिप में एक लीडर अपने सारे फॉलोअर से बात करता है, लेकिन किसी को सेलेक्ट नहीं कर रहा और नॉन सेलेक्टिव बेसिस कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन क्लस्टर में क्या होता है, लीडर अपने उसी फॉलोअर से बात करता है जिसके ऊपर उसको सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है। लेकिन एनसीईआरटी का भी मैटर बता देता हूं, यही लिखा है जो मैं बोल रहा हूं। लेकिन होता है क्या बेटा, वो फॉलोअर कई बार तो वो इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाता है, कई बार वो नहीं कर पाता, आगे गा देता है। कुछ ही फॉलोअर होते हैं जो उन बातों को रिटेन कर पाते हैं। लीडर ने बताई फॉलोअर को बात, किसी को मत बताइयो, किसी को ना बताइयो का मतलब होता है कम से कम 1000 लोगों को बताना है। आपने बताई अपने बेस्ट फ्रेंड को, वो रिटेन ही नहीं कर पाया। जैसे आप उसके लिए कोई और, उसने उसको बता दी। जैसे वो था उसके लिए कोई और था, उसने उसको बता दी। अगले दिन पूरे सहारनपुर को पता होता है, बस आपको नहीं पता कि सबको पता है बात। ये क्लस्टर है। ठीक है ना, बहुत कम धरती वैसे लोग हैं जिनके पेट में कुछ पच जाता है।
ठीक है जी, बात ओके। अब एक बात है बेटा, देखो इन दोनों में फर्क क्या है। यहां नॉन सेलेक्टिव बेसिस पे कम्युनिकेशन चल रहा है, यहां बेटा सेलेक्टिव बेसिस पे चूज करके आप सोच रहे हो अच्छा इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, उसको बताया आपने। कई बार वो आपका ट्रस्ट तोड़ देता है, कई बार नहीं तोड़ता। ठीक है जी, बात ओके। बढ़े आगे। थर्ड वन इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का वैसे सिंपल मतलब क्या होता है, जब आपको सिखाई जाती है 9th या 10th में, तो आपको मतलब समझाया जाता है इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन। यही बताया जाता है ना बेटा, प्रोबेबिलिटी यही होती है ना। लो समझने की कोशिश करना बेटा। देखो प्रोबेबिलिटी में क्या हो सकता है, लीडर अपने किसी एक फॉलोअर से रैंडमली कम्युनिकेट कर सकता है, रैंडमली, और सबका इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन है। मैं हमेशा इसको ऐसे समझाता हूं, मान लो गॉसिप कम्युनिकेशन चल रहा है, लीडर सारे फॉलोअर को एक स्पीच दे रहा है, सब बैठे हैं ऑन नॉन सेलेक्टिव बेसिस, किसी को सेलेक्ट नहीं कर रहा बेटा, स्पीच दे रहा है। मान लो कोई स्पीच का चीफ गेस्ट था, अचानक से उनकी एंट्री हो जाती है बीच में, ठीक है, और लीडर क्या करता है, किसी भी फॉलोअर को कह देता है 1 मिनट खड़े होकर उनको चेयर ऑफर करना, इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन। कभी कभी मैं भी कर देता हूं बेटा, माइक लगा हुआ है, बच्चे से किसी की एंट्री होगी, मैं भी किसी को भी कह देता हूं यार तू ही खोल दे दरवाजा, इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन। यह है बेटा प्रोबेबिलिटी, रैंडमली किसी को सेलेक्ट करके बात करना। समझ आई बात? कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट हो गया, अभी 2 मिनट का ब्रेक।